Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। हर साल आम जनता से लेकर कारोबारी बजट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार क्योंकि आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है। अंतरिम बजट पर सरकार का किन सेक्टर पर फोकस रहेगा, जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में, उन सभी विषयों पर बात करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डेलॉयट इंडिया की इकोनॉमिस्ट रुमकी मजुमदार। बहुत बहुत स्वागत है रुमकी जी हमारे शो पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद तान्वी जी। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है किन सेक्टर्स पर सरकार का इस बार फोकस रह सकता है? तो इस बार क्योंकि ये इंटरिम बजट है और जैसे कि मैडम निर्मला सीतारमण जी ने पहले भी हिंट किया था कि कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट शायद नहीं होंगे, बट कुछ कुछ की मैसेजिंग दिए जाएंगी, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट का कितना होना चाहिए। जैसे कि सरकार ने अनाउंस किया था कि इट विल अडहेयर टू द 5.9% ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ परसेंट ऑफ जीडीपी फिस्कल टारगेट दिस ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी अराउंड 4.5% इन नेक्स्ट 2 years। आई थिंक वो सरकार उस पाथ को अडहेयर करने की कोशिश करेगी, एंड आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट एज वेल दैट द गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट इट अडहेयर्स। इससे दो चीजें होती हैं। एक तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जब सरकार अपने बजट पे कंट्रोल रख सकती है तो इससे इन्वेस्टर्स फील मोर कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। सॉवरेन यील्ड्स जो होती हैं वो भी स्टेडी रहती हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इट आल्सो हेल्प्स इन क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट अनाउंसमेंट पे काफी फोकस रहेगा। दूसरा है कि इन्फ्लेशन, जो कि over the last few months हमने नोटिस किया है कि कोर CPI has been coming down steadily, और ये अच्छी बात है। बट फूड प्राइसेस are again jumping up, unfortunately unseasonal rains हुए हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट पे इफेक्ट पड़ा है। तो सरकार कोशिश करेगी कि फूड प्राइसेस की प्राइसेस डू नॉट ट्रांसलेट इनटू द कोर प्राइसेस। तो कुछ अनाउंसमेंट शायद उस लेवल पे भी होंगी कि जहाँ पे फूड सप्लाई चेन is managed well, inventories are managed well, so उस पे कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं। और तीसरी होगी रूरल डिमांड पे, क्योंकि अभी लास्ट कुछ महीनों से नोटिस किया गया है कि कुछ देयर आर ग्रीन शूट्स दैट वी आर सीइंग इन रूरल डिमांड। तो उससे काफी मदद होगी अगर सरकार कुछ रूरल डिमांड को सपोर्ट करे। तो कुछ मनरेगा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्पेंडिंग पे अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि दीज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर ऑन द इकोनॉमी। तो उस पे भी आई थिंक मैडम जी बात कर सकती हैं। जी मैम, सप्लाई साइड पर लगातार सरकार फोकस कर रही है, और यहाँ हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है लगातार सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में क्या इंफ्रा पर भी इस बार सरकार फोकस कर सकती है, ताकि उसे एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही बहुत तरीके से जॉब क्रिएशन भी हो सकता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। ओवर द लास्ट 4 years, if you have noticed, the government has steadily increased the spending from around 4.39 lakh crore allocation था 2019-20, वहां से लेके अभी 10 लाख करोड़ in capex spending. It's a huge amount of spending the government is allocating towards infra. और इससे ये जरूरी है, क्योंकि देश में इससे एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, नॉट जस्ट जॉब्स, इनकम, बट इवन एसेट क्रिएशन। और इंडिया को अभी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी है, बिकॉज दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। एंड अगर आप लास्ट 4-5 साल में देखें तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 15 रुपए किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर तक जा चुकी है। तो ये जो डेवलपमेंटल
फोकस है ये आई थिंक द सरकार जारी रखेगी, और इससे इट विल आल्सो एंश्योर दैट कि प्राइवेट कैपेक्स आल्सो कम्स इन ऑन अ मच स्ट्रॉन्गर वे। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर इस बार लगता है बजट में सरकार का फोकस रह सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार सरकार जो है वो कार्बन एमिशन को कम करने की बात करती रही है। तो क्या आपको लगता है रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस के साथ ही इस बार फेम के स्कीम 3 को लॉन्च किया जा सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी पर खासकर रिन्यूएबल सेक्टर पर फोकस करते हुए आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे। Of course, क्योंकि the government has already committed to meet its net zero target, and उसके बीच में भी there are intermediary milestones that the government has to reach. तो obviously इस पे focus रहेगा, and पता नहीं शायद बहुत लोगों को पता नहीं, पर over the last 8.5 years the government has actually invested has increased the renewable capacity by almost 400 times, which is a huge investment that the government has made over the last few years. अब है इसकी मोमेंटम जारी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वी विल नीड मोर एनर्जी एज वी ग्रो, एज वी रिकवर स्ट्रांगली, और इसलिए वी एक्सपेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी जोर रहेगा। और प्लस ओवर द इयर्स वी हैव सीन सोलर पैनल एंड विंड पैनल की प्राइसेस भी काफी कम हो गए हैं, प्लस टेक्नोलॉजी भी काफी इम्प्रूव कर गई है। सो ऑल दीज विल हेल्प इन मेकिंग श्योर दैट द गवर्नमेंट makes right reforms and provides right subsidies. FAME जैसे आपने mention किया, this is also has helped in the growth of EV sector. If in the last 4 years 19 से 23 के बीच में EV का demand almost 68% growth किया हुआ है, and two wheelers more or less आज रास्ते पे ज्यादातर EVs ही दिखते हैं, four wheelers का भी demand काफी बड़ा है। So there is a consumer demand, consumer preference towards EVs as well, and I think the government is also stepping up effort through subsidies to ensure कि EV greener energy की तरफ shift steadily हम लोग करते रहें। साथ ही हमने ये भी देखा है कि हर साल जब भी बजट पेश किया जाता है उससे पहले जो भारत सरकार है वो अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है, लेकिन क्योंकि इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाना है, ऐसे में सरकार एक रिव्यू रिपोर्ट उसने जारी किया है, और इस रिव्यू रिपोर्ट में भी कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो एक हमें पॉजिटिव अप्रोच दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर। उसमें ये कहा गया है कि 3 सालों में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, और अगर हम बात करें 2030 की तो 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा भारत। साथ ही उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट भी दिया गया है, 2047 तक भारत जो है वो डेवलप्ड कंट्री का जो टैग है वो भारत को मिल जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? We are very optimistic. Growth हम लोगों ने लास्ट 2 साल में देखा है is over 7%, and this is despite the fact कि world economy काफी modest रही है। IMF के जो recent projections आए हैं उसमें world economy is expected to remain modest this year as well, and despite all uncertainties, जो geopolitical uncertainties हमने देखी हैं, जो crisis हम देख रहे हैं, जो inflation globally हम लोगों ने notice किया है, इस सब के बावजूद भी अगर इंडिया ने इतनी अच्छी ग्रोथ परफॉर्म दिखाई है, तो आई एम श्योर दिस ग्रोथ विल हैज मेरिट इन इट एंड इट विल सस्टेन थ्रू। और जो सरकार ने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, या एक्सचेंज रिजर्व्स देख लीजिए, या करेंसी एक्सचेंज रेट देख लीजिए, it has been very stable over the years, and we expect that these fundamentals will help the economy grow on a very steady and sustainable path. Now, given the fact that हमने लास्ट ईयर एक नोटिस किया था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस कम हो गया है, वो that is something which we will have to keep an eye on, because we would expect nominal GDP to grow faster to reach the targets that the government has aimed to. साथ ही मैम कल एक डेटा आया था, आईएमएफ ने ये जारी किया है कि जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है भारत का वो भी फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए आईएमएफ ने अपनी ओर से बढ़ा दिया है। ऐसे में एक और जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ चुका है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले सालों में भी और बढ़ने वाली है। ऐसे में बजट का उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से सरकार अपने पैसों को एलोकेट करती है, किस किस तरीके से अपने देश को डेवलप करने में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। क्या आपको लगता है आईएमएफ के आंकड़े कितने जल्दी सच साबित हो सकेंगे? Absolutely. In fact, I'm even more robust that IMF के आंकड़ों से भी ज्यादा इंडिया शायद ग्रो करेगी।
गिवन द फैक्ट दैट कि कैपेक्स स्पेंडिंग अब सरकार 4 साल से कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, और these have lagged effect on the economy, and उनका effect अब शुरू होगा. PLI scheme is also being taken up, और with global uncertainties remaining more or less same, investors लोगों ने शायद factor in कर लिया है कि ये रहने वाला है, but political uncertainties भी कम हो जाएंगी post the election. So इससे इतना ये लगता है कि capex, private capex will come in a big way. So उम्मीद है कि yes, we will definitely be able to meet the targets and the government has aimed at. मैम, डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो पिछले साल सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा रखा था, टारगेट सेट किया था, लेकिन उसे सरकार पूरा नहीं कर पाई. उसके भी पिछले साल की अगर बात करें तो उस बार भी सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट के आंकड़े को, उसके टारगेट को टच नहीं कर पाई थी. कहा जा रहा है कि क्योंकि इस बार आम चुनाव होने वाले हैं और सरकार उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश पर फोकस अपना कम रखने वाली है. आपको क्या लगता है, क्या गैप अभी भी हो रहा है जिसके कारण सरकार जो टारगेट सेट कर रही है उसे पूरा नहीं कर पा रही है? There are couple of reasons. एक तो ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गई है. If you look at the US Fed and ECB, उन्होंने अपने पॉलिसी रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत, कैपिटल इनफ्लोज पे बहुत इफेक्ट हुआ है, और इमर्जिंग कंट्रीज पे और भी ज्यादा इफेक्ट हुआ है. तो इसकी वजह से द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन लिमिटेड, एंड ऑफ कोर्स सरकार को अगर अच्छे अपने एसेट्स का राइट प्राइस ना मिले तो इट डजंट मेक सेंस टू जस्ट लिक्विडेट देयर ओनरशिप देयर, राइट? सो उनको, it's very important that all the assets are sold at the right price and they get a right bid for the assets they are willing to disinvest. So जब तक नहीं मिलेगा तब तक obviously सरकार will try to ensure that the right investors are in place and are there to buy. So इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा. जी, अंत में हम आपसे ये समझना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस बार अंतरिम बजट से आपकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा ऐलान सरकार इस बार क्या कर सकती है? जैसे कि मैंने पहले बताया, फिस्कल डेफिसिट पे नजर रखी जाएगी. दूसरा है इन्फ्लेशन पे टारगेट किया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग पे काफी जोर दिया जाएगा. सरकार लास्ट 10 सालों से मैन्युफैक्चरिंग पे काफी जोर दे रही है, एंड दैट विल बी द ऑनगोइंग टारगेट एज वेल, स्पेशली इन दी हाई एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसपे हम लोगों का इंपोर्ट काफी ज्यादा है. अदर देन दैट, रिन्यूएबल एनर्जी जिसपे हमने भी बात की. एक और है जो डिजिटाइजेशन, जहाँ पे सरकार को काफी सफलताएं मिली हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स. इफ यू लुक एट द अकाउंट एग्रीगेटर्स, यूपीआई, इनकी वजह से देश में फॉर्मलाइजेशन बड़ा अच्छा बेहतर हुआ है. इट हैज हेल्प्ड इन इंक्लूजन, इट हैज इम्प्रूव्ड इन इकोनॉमिक एफिशिएंसीज. तो ये सारी इनिशिएटिव सरकार की अपनी है. दीज आर ऑल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सरकार आई थिंक विल एम्फसाइज ऑन डिजिटाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड. और एक और है ऑन सोशल स्पेंडिंग, विच इज ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज सरकार ये मानती है कि बिल्डिंग ह्यूमन capabilities is very important, because जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जॉब्स चेंज होते जाएंगे, जॉब स्ट्रक्चर चेंज होएगा, वर्क प्लेस एंड वर्क रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी. तो उसके लिए वी नीड स्किल्ड एम्प्लॉयड, स्किल्ड पीपल टू सपोर्ट द ग्रोथ. तो इन दो चीजों पे भी काफी एम्फेसिस दिया जाएगा. जी बिल्कुल मैम, कल जो रिव्यू रिपोर्ट आई थी सरकार की तरफ से जो जारी किया गया था, उसमें भी जो चुनौतियों की बात की गई थी उसमें ये कहा गया था कि स्किल्ड लेबर फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो उस पर सरकार को अपना फोकस बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही एआई को भी इसमें एक बड़ा चुनौती के रूप में दिखाया गया था और कहा गया था कि एआई सर्विस सेक्टर में है, वो नौकरियों को कम कर सकता है. तो ये भी एक बड़ी चुनौती है भारत के पास, और इस बजट पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उम्मीदें बंधी हुई है. आम जनता से लेकर कारोबारी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बजट का. आप हमारे शो में आई और हमारे व्यूअर्स से बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम. थैंक यू सो मच. थैंक्स तन्वी जी. तो 1 फरवरी को बिज तक पर आप बजट की लाइव कवरेज लगातार देख सकते हैं, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक.